हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको एंडोमेट्रियोसिस और पेन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें गर्भाशय के अंदर बनने वाली झिल्ली अगर गर्भाशय के अलावा किसी और जगह पर चली जाती है तो उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो होता है वो कहीं का भी हो सकता है। कॉमनली जो एंडोमेट्रियोसिस होता है वो पेरिटोनियम में होता है और ओवरी में होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को माहवारी के समय बहुत ज़्यादा दर्द होना और उसके बाद आगे जाके उस सूजन और उस इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से पेशेंट को इनफर्टिलिटी और पुअर ओवेरियन रिजर्व भी हो जाता है। तो आज हम खाली एंडोमेट्रियोसिस और पेन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स एंडोमेट्रियोसिस वाले होते हैं जिनको इतना तेज़ पेन होता है कि उनको हर महीने इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। वो डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज होते रहते हैं। कोई डॉक्टर कभी उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे देता है, कभी वो एक डायनोजेस्ट नाम की दवाई होती है वो खिला देता है, कभी उनको कुछ इंजेक्शंस होते हैं वो 6-7 महीने 12 महीने लगा के उनकी डिजीज़ को पोस्टपोन कर दिया जाता है। बट जनरली ये जो बीमारी है ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। जनरली इस बीमारी का पता हमें अनमैरिड स्टेटस में ही पता चल जाता है, क्योंकि जो पेशेंट को पेन ड्यूरिंग पीरियड्स होता है वो 14-15 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है। पेरेंट्स बहुत ही वरिड हो जाते हैं कि इतना तेज़ पेन होता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। जो लोग हॉस्टल्स में हैं और घर से दूर पढ़ते हैं उनको आसपास में फ्रेंड्स को उनको ले जाकर इंजेक्शंस लगवा देने पड़ते हैं। तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। कभी कभी वो जो बच्चा होता है बेचारे को स्कूल कॉलेज छुड़वा कर घर वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट को देखकर जो स्कूल फैकल्टी होती है या मैनेजमेंट होता है उनको वो बच्चा अनमैनेजेबल लगता है। अब टीनेज के अलावा ये प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली टीनेज तक रिस्ट्रिक्टेड है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब 15 से 45 साल के सभी किसी भी मरीज़ को ये एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी हो सकती है। जो एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है, पहले हम ऐसा मानते थे आज से 15 साल पहले कि ये बीमारी बचपन में ही शुरू हो जाती है और अगर किसी को बचपन में नहीं हुई है तो बाद में नहीं होगी। बट अभी ऐसा नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस धीरे धीरे सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। उसका कारण ऐसे स्पेसिफाई करना या पॉइंट आउट करना कि क्यों बढ़ रहा है ऐसा तो कहना बहुत ही मुश्किल है। ओवरऑल ऐसा देखा गया है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस एंड फूड चेंजेस। आजकल बहुत ज़्यादा जो भी ईस्ट्रोजन हार्मोन संबंधित बीमारियां हैं, जैसे फाइब्रॉइड हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, पीसीओडी हो गया, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब जब हम स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस और पेन, एंडोमेट्रियोसिस में अगर पेन होता है स्पेशली पेशेंट को हमेशा पूरे महीने ही पेन रहता है। कुछ पेशेंट्स को, ज़्यादातर पेशेंट्स को माहवारी के दौरान ही बहुत तेज़ पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है। जब हम ऐसे पेशेंट्स में सोनोग्राफी या एमआरआई कराते हैं तो हमें काफ़ी कॉमनली अराउंड 40 से 50% पेशेंट्स के अंदर एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी मिल जाती है। एंडोमेट्रियोसिस में अगर पेन होता है तो बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बट मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि मार्केट में जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स या मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वो खाली टेम्परेरी मेथड्स ऑफ पोस्टपोनिंग सर्जरी है। जिन लोगों को बहुत तेज़ पेन होता है और बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है एंडोमेट्रियोसिस के लिए, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो है सर्जरी। सर्जरी करवानी ही करवानी चाहिए, क्योंकि वो बेचारा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता रहता है। जो फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सारा टाइम फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये सब चीज़ें जो हैं, बहुत सारे लोग होम्योपैथी में जाएंगे, कोई आयुर्वेदा में जाएगा। बट ये बहुत ही क्लियर है कि अगर पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस का बहुत ज़्यादा पेन में सफ़र कर रहा है तो ओनली एंड ओनली सोल्यूशन उसका सर्जरी ही है। सर्जरी उसकी बहुत सिंपल हो सकती है कि खाली बस एंडोमेट्रियोमा की एक गांठ है, ओवरी में हो गई है, उसको खाली हमने निकाल दिया। या सर्जरी बहुत एक्सटेंसिव भी हो सकती है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जो बीमारी होती है वो ओवरी, फेलोपियन ट्यूब्स, पेशाब की थैली, यूरेटर, रेक्टम और इंटेस्टाइन, सिग्मॉइड कोलन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। जितनी ज़्यादा एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व होगी उतना ज़्यादा जो मरीज़ है वो पेन में रहेगा। ज़्यादातर जो इन्फिल्ट्रेटिव एंडोमेट्रियोसिस के केसेस होते हैं जिनमें कि एंडोमेट्रियोसिस आंतों में चला जाता है, पॉटी वाली जगह पे चला जाता है, मतलब रेक्टम में चला जाता है, उन्हीं केसेस में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उन्हीं केसेस को जनरली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। पर सर्जरी के बाद पेशेंट्स की रिकवरी बहुत ही अच्छी होती है। 95% पेशेंट पेन रिलीफ हो जाता है और पेशेंट्स अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ लीड करते हैं। बहुत ही कम पेशेंट्स में ऐसा होता है, मान लो सर्जरी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हो पाई
या फिर पेशेंट ने, जैसे मुझे याद है मेरा एक पेशेंट था, उसको मैंने बोला था कि आपको डिस्कॉइड रिसेक्शन की ज़रूरत है, आपकी जो आते हैं उसके अंदर बॉवल नोड्यूल है तो आपको डिस्कॉइड रिसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आने की संभावना होती हैं वो हमें पेशेंट्स को समझानी पड़ती हैं, क्योंकि उसके बिना तो हम किसी पेशेंट को ओटी में ले नहीं सकते। तो पेशेंट ने ही मना कर दिया कि मुझे वो डिस्कॉइड रिसेक्शन नहीं कराना। तो अब भी उस पेशेंट के फ़ोन आते रहते हैं कि मैम पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। तो इनकम्प्लीट सर्जरी अगर आप कराएंगे तो भी आपको पेन रिलीफ नहीं हो पाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको डीप एंडोमेट्रियोसिस है जिसमें रेक्टल इन्वॉल्वमेंट भी है तो आपको कंप्लीट सर्जरी ही करानी चाहिए। इनकम्प्लीट सर्जरी कराकर टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। थैंक यू।